हिंदी अध्याय 391 क्रोध और रोष। टियारा अपने जीवन का भरपूर आनंद ले रही थी। उसके कई छोटे छोटे घाव थे जिनसे खून बह रहा था, लेकिन दर्द के बावजूद वह चलती रही। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसकी गति बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मानो टियारा अपने रूपांतरित सिल्वेरियन टाइगर रूप की शक्ति का उपयोग करने में और अधिक निपुण होती जा रही थी। आंतरिक शक्ति के कारण उसकी चाल में आए अचानक बदलाव भी उसकी चपलता को बढ़ा रहे थे। टियारा ने बाएं और दाएं हमलों का झांसा देते हुए कई दुश्मनों के गले काट डाले। उनमें से अधिकांश तो उसके हमलों की सही दिशा का अनुमान भी नहीं लगा पाए और जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टियारा के मारे गए दुश्मनों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसके शरीर पर चोटें भी बढ़ती जा रही थीं। उसकी ऊर्जा खपत भी कम नहीं थी। लगातार अपने सोलिट्रेड स्पिरिट विप को ऊर्जा प्रदान करने और सिल्वेरियन टाइगर और इनर फोर्स को लगातार इस्तेमाल करने से उसकी सहनशक्ति कम होती जा रही थी। टियारा धीरे धीरे थकने लगी थी। उसके शरीर और मन पर दबाव बढ़ता गया और उसके चारों ओर मौजूद दुश्मनों की ताकत भी बढ़ती गई। टियारा को अभी इसका एहसास नहीं था क्योंकि उसका पूरा शरीर खून की प्यास में डूबा हुआ था, लेकिन तीसरे स्तर के सबसे निचले गार्ड उसके पास पहुंच चुके थे और उसे धीरे धीरे कमजोर करने के लिए उस पर और दबाव डाल रहे थे। जब तक टियारा की ताकत और ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती, उसे अपन किया जा सकता था, पकड़ा जा सकता था और यातना दी जा सकती थी। आम प्राणियों को यातना देना अधिकांश कित्सुन के लिए पहले से ही बेहद आनंददायक था, लेकिन सुंदर प्राणियों की आंखों में हताशा और पीड़ा देखना और भी सुखद था। टियारा सिल्वरफैंग टाइगर फोल्क की थी और वह अलौकिक सुंदरता की धनी थी। कित्सुन यातना देने के लिए एक नया खिलौना प्राप्त करने के ऐसे शानदार अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे। उसे चले जाना चाहिए, माइकल ने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि ईगल आइज और स्पिरिट गेज उसकी दृष्टि में हर छोटी से छोटी बात को उजागर कर रहे थे। टियारा की हालत ठीक थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या और उनकी ताकत धीरे धीरे बोझ बनती जा रही थी। अगर टियारा के पास अपनी शक्ति और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के साधन होते तो उसे लड़ाई जारी रखने में कोई खास समस्या नहीं होती, लेकिन चूंकि उसके पास साधन नहीं थे, इसलिए टियारा को अब युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। गोल्डन स्टिंगर वास्प ने टियारा के साथ स्थान बदल लिया जब उसके स्पिरिट स्पीयर ने पीक टियर 2 एडवेंचरर की गर्दन को चीर दिया। उसने अपना शरीर घुमाया और अगले प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने ही वाली थी कि उसके चारों ओर की जगह घूम गई। टियारा गायब हो गई और एलिमेंटल एम्प्रेस के बगल में फिर से प्रकट हुई, जो आश्चर्य भरी निगाहों से टियारा को देख रही थी। माइकल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने इतना समय रोक दिया कि हमारे गुरु की योजना युद्ध क्षेत्र में अमल में लाई जा सके। अब तुम आराम कर सकते हो और बाकी लोगों के साथ घर लौट सकते हो। गुरु की चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। युद्ध क्षेत्र में सुनहरी रोशनी चमकने से ठीक पहले तत्ववादी महारानी ने ये सूचना दी। स्टिंगर वापस एलिमेंटल एम्प्रेस के पास गया, जहां मुट्ठी के आकार का एक छोटा पोर्टल प्रकट हुआ। यह पोर्टल एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम और ग्रेटर ईगल्स की ओर जाता था। स्टिंगर पोर्टल से गुजरा और एक बार फिर स्थान बदलकर टियारा को जबरदस्ती निर्वासित कर दिया। इसके बाद स्टिंगर एलिमेंटल एम्प्रेस के बगल में ही रहा। तुम अभी जाना नहीं चाहते? गुरुजी ने कहा है कि अगर तुम चाहो तो आराम कर सकते हो। अपनी क्षमता का बार बार इस्तेमाल करने से तुम्हारी ताकत और ऊर्जा खत्म हो गई होगी, तत्ववादी महारानी ने सुनहरे डंक मारने वाले ततया से पूछा, जिसने अपना सिर जोर से हिलाया। एलिमेंटल एम्प्रेस ने और कुछ नहीं कहा। वह अपने सामने के युद्ध क्षेत्र का अवलोकन करती रही, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद टियारा, लिलिका, फेली और लियोफाम उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जितना मीका और ओपस के संयुक्त प्रयासों से हुआ था। खानदानी तीरों की शक्ति इसके सामने बहुत अधिक थी। दुर्भाग्यवश मीका एक ही तरह की शक्ति का लगातार कई बार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इससे न केवल उसके बचे हुए आखिरी खानदानी तीर खत्म हो जाते, बल्कि उसकी ऊर्जा नसों को भी स्थायी नुकसान पहुंचता। एक पुश्तैनी तीर का इस्तेमाल करना ही उसे कुछ दिनों के लिए कमजोर और घायल करने के लिए काफी था। फिर भी माइकल के अधीनस्थों ने शानदार काम किया। लगभग 7,500 कित्सुन मारे जा चुके थे और 4,000 कित्सुन घायल थे। उनमें से अधिकांश जमीन पर पड़े थे, नकली पैतृक तीरों के विस्फोट के बाद उठने में असमर्थ थे। इस बीच अन्य घायल कित्सुन या तो पीछे हट गए या वहीं डटे रहे। उन्होंने माइकल पर हमला करने के लिए उठने की जहमत ही नहीं उठाई। आखिर एक ही दुश्मन पर एक साथ हमला करने वाले लोगों की संख्या भी सीमित ही थी। माइकल के आसपास सीमित जगह होने के कारण 10 से अधिक कित्सुन एक साथ उस पर हमला नहीं कर सकते थे।
लेकिन फिर भी वहां पर्याप्त संख्या में जागृत कित्सुन मौजूद थे जिन्हें अपने आसपास के आह्वान की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी आत्मा की शक्तियों का उपयोग करते हुए माइकल पर यथासंभव जोरदार हमला किया, भले ही इसका मतलब उनके अपने साथियों को चोट पहुंचाना हो। दरअसल अगर गोलीबारी में उनके साथी घायल हो जाते तो और भी अच्छा होता, और माइकल ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया। सैकड़ों छोटे छोटे सुनहरे धागे उसके चारों ओर लहराते हुए वह दुश्मनों की भीड़ में और अंदर घुस गया। ये सुनहरे धागे उसके पूरे शरीर की त्वचा से बाहर निकले हुए थे। वे तेजी से हिलते हुए घायलों की ओर बढ़ रहे थे। सुनहरे धागे घायल कित्सुन के शरीर में उनके घावों के जरिए घुस गए और वहीं जम गए। उन्होंने उनकी ऊर्जा के भंडार से ऊर्जा खींचकर उसे धीरे धीरे सोख लिया। सुनहरे धागों द्वारा निशाना बनाए गए ज्यादातर घायल कित्सुन या तो टियर 1 गार्ड थे या दूसरे टियर के निचले स्तर के समन्स। ऐसा इसलिए किया गया ताकि माइकल को अपने दुश्मनों के शरीर से ऊर्जा निकालने पर ध्यान न देना पड़े। ऊर्जा सोखने वाले धागे स्वाभाविक रूप से उनकी ऊर्जा खींच सकते थे, बशर्ते उनकी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता उन्हें रोक न सके। इसलिए माइकल ने कमजोर कित्सुन को आसान लक्ष्य के रूप में चुना ताकि वे उसकी ऊर्जा का विस्तारित भंडार बन सकें। निकाली गई ऊर्जा स्वाभाविक रूप से माइकल के शरीर में प्रवेश कर गई। यह उसके शरीर के अंदर समाहित हो गई और इसका उपयोग अधिक सुनहरे धागे बनाने के लिए किया गया। फिर इन सुनहरे धागों का उपयोग और अधिक दुश्मनों के अंदर समाहित होने के लिए किया गया, जिससे माइकल द्वारा अवशोषित ऊर्जा और भी अधिक कम हो गई। माइकल एक अंतहीन चक्र में बार बार वही क्रियाएं दोहराता रहा, जबकि उसके अधीनस्थ कुछ समय के लिए समय को रोकने के लिए जी जान से संघर्ष करते रहे। इस तरह माइकल युद्ध के मैदान में अकेला होने के कारण अपनी अपार ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर सकता था। नहीं, वह इस समय अकेला भी नहीं था। एलिमेंटल एम्प्रेस अभी भी पास ही थी। वह प्रथम स्तर पर पहुंच गई, जिससे उसकी शक्तियों की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। उसकी शक्तियों की एकमात्र कमी ये थी कि उसे उनका उपयोग करने का युद्ध अनुभव नहीं था और वह एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा को सटीक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती थी। लेकिन जाहिर है माइकल की योजना ने न केवल उस कारक को ध्यान में रखा बल्कि उसका लाभ भी उठाया। अगर वह अपनी ऊर्जा खपत को सटीक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकती, तो माइकल अपनी अत्यधिक नवीकरणीय ऊर्जा से थोड़ी मदद क्यों नहीं करेगा। अगर वह अभी 1000 ग्लेसिकल भी बना दे तो भी माइकल के पास अपनी ऊर्जा भंडार को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। हालांकि साधारण ग्लेसिकल 10,000 से अधिक कित्सुन से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे, उनके सबसे शक्तिशाली रूपों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए माइकल केवल एलिमेंटल एम्प्रेस और उनके वशीकरण बंधन पर ही भरोसा कर सकता था। उसने उस वशीकरण बंधन के माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित की जो पिछले कुछ घंटों में काफी मजबूत हो गया था। माइकल की देखभाल और अपने प्रजाजनों पर दिए गए ध्यान को देखकर एलिमेंटल एम्प्रेस को अपने नए स्वामी पर पहले से कहीं अधिक भरोसा हो गया। एलिमेंटल एम्प्रेस को एहसास हुआ कि वह माइकल के लिए केवल एक खिलौना नहीं होगी, बल्कि शायद वह उसके परिवार का हिस्सा भी बन जाएगी। वशीकरण बंधन के माध्यम से ऊर्जा भेजकर माइकल ने मौलिक महारानी को इतनी शुद्ध ऊर्जा से भर दिया कि वह दर्जनों संपीड़ित अग्नि भाले बना सकी। मौलिक महारानी ने उन्हें बारी बारी से छोड़ा, अंततः उसे अपनी ऊर्जा खपत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं रही। बिना किसी चिंता के पूरी शक्ति से काम करने की अनुमति मिलने पर तत्ववादी महारानी अंततः अपना क्रोध प्रकट कर सकी। तत्ववादियों की महारानी के रूप में उनका क्रोध और उनकी रक्षा करते हुए शहीद हुए सभी तत्ववादियों का रोष उनके शरीर में उमड़ रहा था। 10 वर्षों तक दुर्व्यवहार, शोषण और दीवार से जंजीरों में जकड़े रहने के बाद और अपने मूल तत्व का उपयोग करके उन तत्वों के सार से और अधिक तत्ववादी बनाने के लिए मजबूर किए जाने के बाद जिन पर उनका नियंत्रण था, तत्ववादी महारानी को अंततः अपने और उन सभी के लिए बदला लेने का मौका मिला जिन्होंने उनके साथ पीड़ा सही थी। अंततः वह ये सुनिश्चित कर सकी कि उनकी प्रजा की मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। दृढ़ निश्चय से भरी हुई उसने अग्नि तत्व की शक्ति का उपयोग किया और उसके अग्नि भाले और भी शक्तिशाली होते चले गए। हर बार छोड़े गए भालों की संख्या बढ़ने के साथ ही वह और भी अधिक अग्नि भाले प्रकट करती और उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर दागती रही, इस बात की परवाह किए बिना कि निम्न स्तर के प्रथम श्रेणी के समन मारे जाएंगे या उसके हमले कित्सुन अवेकेंट को लग जाएंगे। उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वह किसी भी प्रकार के कित्सुन की मृत्यु का कारण बने। उनमें से कोई भी दोषमुक्त नहीं था। वे सभी अन्य जातियों के कष्टों के लिए दोषी थे और उनमें से कोई भी जीवित रहने के योग्य नहीं था, यहाँ तक कि सम्मान के रूप में भी नहीं। 1 दर्जन अग्नि भाले 2 दर्जन में बदल गए, फिर 3 दर्जन में। जब एक समूह में अग्नि भालों की संख्या 50 तक पहुंच गई तो तत्व महारानी का दिमाग और अधिक सहन नहीं कर सका।
हालांकि लगभग 50 अग्निभालों तक सीमित होने का मतलब यह नहीं था कि तत्व महारानी इस सीमा को स्वीकार करने को तैयार थी। अभी वह भले ही पहले स्तर पर हो, और वो भी सबसे निचले पायदान पर, लेकिन उसके क्रोध और रोष को किसी शक्ति पैमाने पर नहीं मापा जा सकता। अगर वह अपनी मानसिक सीमाओं को पार करने की कोशिश में थोड़ा कष्ट सह ले तो क्या हुआ? क्या हद से ज्यादा करने पर उसकी मौत हो जाएगी? शायद। पर क्या फर्क पड़ता है? अगर वह सभी कित्सुन से बदला ले सकती थी और उन्हें एक एक करके खत्म कर सकती थी, तो वह इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ क्यों नहीं लगा देती? भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस प्रकार उसने निर्दयतापूर्वक आक्रमण जारी रखा, और जैसे ही उसके अग्निभालों की बौछार कित्सुन पर पड़ी, हर हमले में दर्जनों मारे गए। माइकल पर ध्यान केंद्रित करने वाले कित्सुन धीरे धीरे मौलिक महारानी की ओर आकर्षित होने लगे। उन्हें आदेश दिया गया था कि वे एलिमेंटल एम्प्रेस पर ध्यान देने से पहले बाकी सभी को मार डालें और उसे जिंदा पकड़ लें। हालांकि एलिमेंटल एम्प्रेस इतनी शक्तिशाली थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर वे उसे और नजरअंदाज करते, तो माइकल के मारे जाने से बहुत पहले ही हजारों लोग मारे जाते। इसलिए पहले कुछ कित्सुन ने एलिमेंटल एम्प्रेस की ओर धावा बोल दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई उसके पास पहुंच पाता, एक सुनहरी रोशनी हवा में फैल गई। स्टिंगा एलिमेंटल एम्प्रेस की नजरों से ओझल हो गया और उसकी जगह माइकल प्रकट हो गया। इतनी जल्दी नहीं, तुम घिनौने कमीनों, माइकल ने गहरी गुर्राहट के साथ कहा। एलिमेंटल एम्प्रेस की चेतना धीरे धीरे वशीकरण बंधन में समाहित हो रही थी, क्रोध उसके पूरे अस्तित्व को भर रहा था। हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। सम्लन। स्टिंगा के साथ स्थान बदलने से पहले माइकल ने सबसे शक्तिशाली कित्सुन के खिलाफ थोड़ा संघर्ष किया। निष्कर्षण से प्राप्त अधिकांश ऊर्जा सीधे एलिमेंटल एम्प्रेस को भेज दी गई, जिससे वह आधे मिनट में 400 से अधिक कित्सुन को मार सकी। उसके अग्निभाले के हमले सफल रहे थे और समय बीतने के साथ साथ मारे गए लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जहां एलिमेंटल एम्प्रेस अपने दुश्मनों पर बेरोक-टोक हमला कर सकती थी, वहीं माइकल को 5 निम्न स्तरीय तृतीय गार्डों और अवेकन के आक्रमण को रोकना पड़ा। सौभाग्य से ये कुछ हद तक ठीक रहा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ऊर्जा थी जिससे वह एक मजबूत रक्षा पंक्ति बना सका और अपनी विश्वसनीय मारक क्षमता का उपयोग करके कुछ नुकसान भी पहुंचा सका। उसकी ऊर्जा का स्तर लगभग चौथे स्तर के जागृत प्राणी के बराबर था। हालांकि वह अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त भी कर सकता था। दुर्भाग्यवश वह हजारों लोगों के खिलाफ अकेला लड़ रहा था। अपने से ऊंचे दर्जे के दुश्मनों के दबाव में उसका संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, खासकर तब जब उनकी संख्या अधिक थी। लेकिन जब एलिमेंटल एम्प्रेस उनके साथ थी, तो उनके संघर्ष एक अवसर में बदल गए। जब वह और एलिमेंटल एम्प्रेस एक साथ लड़ रहे थे, तो उनका वशीकरण बंधन और मजबूत होता गया। यह इतना मजबूत हो गया कि जब माइकल और स्टिंगर ने अपनी जगहें बदली, तो माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस के भीतर उमड़ रहे अनियंत्रित क्रोध और रोष को महसूस किया। इतनी जल्दी नहीं, तुम घिनौने कमीनों, माइकल ने गहरी गुर्राहट के साथ कहा। एलिमेंटल एम्प्रेस की चेतना धीरे धीरे वशीकरण बंधन में समाहित हो रही थी, क्रोध उसके पूरे अस्तित्व को भर रहा था। हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। अगले ही पल, उसकी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा भी मौलिक महारानी के साथ बने बंधन में समा गया। जो होने वाला था, उसे भांपते हुए मौलिक महारानी अनजाने में सहम गईं। उन्होंने माइकल की ओर देखा, जो उन्हें देखकर हल्के से मुस्कुराया। मुझ पर भरोसा करें, ये 2 शब्द ही थे जो मौलिक महारानी को सुनने को मिले। इनमें एक बहुत गहरा अर्थ छिपा था जिसे केवल मौलिक महारानी ही समझ सकती थी। एलिमेंटल एम्प्रेस ने माइकल की चेतना के उस नन्हे से अंश को स्वीकार कर लिया जो उसकी चेतना में समा गया था। साथ ही उसकी चेतना का वह अंश जो अनजाने में वशीकरण बंधन में प्रवेश कर गया था, माइकल की ओर बढ़ने लगा। उनकी चेतना उनके कार्यों के परिणामस्वरूप परस्पर जुड़ गई और उनकी शक्तियां समान रूप से साझा की गईं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। एक और पहलू था, एक ऐसा कारक जिसे सन डेमोस द्वारा पहली बार पावर शेयर का उपयोग करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था। माइकल और एलिमेंटल एम्प्रेस एक दूसरे की ओर आकर्षित थे। उन दोनों के बीच एक शक्तिशाली खिंचाव बल मौजूद था, जो माइकल और एम्प्रेस को एक दूसरे के करीब खींच रहा था। जैसे जैसे वे करीब आते गए, पावर शेयर की ऊर्जा खपत में भारी कमी आई। ये सन डेमोस द्वारा आवश्यक भारी ऊर्जा खपत की तुलना में कहीं कम थी। दूरी बढ़ने के साथ ऊर्जा खपत भी बढ़ती गई। क्रोध और रोष से भरी हुई और एक दूसरे की ओर खींची चली जा रही मौलिक महारानी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से फैल रहा था। वह माइकल जितनी लंबी हो गई और उसकी धधकती ज्वालाएं हिंसक रूप से झिलमिलाने लगी, क्योंकि उसका रूप बदलने लगा था।
जैसे जैसे एलिमेंटल एम्प्रेस माइकल के करीब आती गई, वह एक जलती हुई मशाल में तब्दील होती गई और आखिरकार उसकी धधकती लपटें माइकल को छू गईं। उसकी धधकती लपटों ने माइकल की उंगलियों को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें धीरे धीरे उसके हाथ तक पहुंची, फिर उसकी बाह तक गईं और अंत में उसके पूरे ऊपरी शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें माइकल के चारों ओर फैलती रहीं, उसके शरीर को एक तन कवच की तरह जकड़ लिया, मानो वह कवच आग का बना हो। पूरे शरीर पर भयंकर लपटें होने के बावजूद माइकल को गर्मी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत उसके शरीर पर लगी लपटों से उसे ठंडक का एहसास हुआ। यह एक अच्छा एहसास था, एक बेहतरीन एहसास। एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ अपनी शक्ति साझा करने से माइकल को स्वाभाविक रूप से उसकी अग्नि तत्व तक पहुंच प्राप्त हो गई। हालांकि उसे अभी जो अनुभूति हो रही थी वह महज पहुंच मात्र नहीं थी। ये सोलट्रेड्स पर उसके नियंत्रण के समान भी नहीं थी, लेकिन अजीब तरह से मिलती जुलती थी। उसने एलिमेंटल एम्प्रेस की मौलिक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और जैसे जैसे उसका धधकती हुई शरीर उसे दूसरी त्वचा की तरह घेरता गया, उसका नियंत्रण बढ़ता ही गया। माइकल के चारों ओर लिपटा हुआ धधकते कवच के संकुचित होने के साथ ही उसका रूप धीरे धीरे विलीन हो गया। हालांकि वह गायब नहीं हुई। ऐसा लगा मानो मौलिक महारानी की चेतना माइकल के मन में और गहराई तक समा गई हो, जिससे उनके मन और शरीर एक साथ जुड़ गए हों। माइकल एलिमेंटल एम्प्रेस की हर भावना को महसूस कर सकता था और स्वाभाविक रूप से उसके मन की बात पढ़ सकता था। वे दोनों एक हो गए थे, वे एक इकाई में विलीन हो गए थे। सम्मेलन के बावजूद माइकल को यह एहसास था कि उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण है। वह सम्मेलन की प्रमुख शक्ति था, जिससे सम्मेलन के बरकरार रहने तक वह जो चाहे कर सकता था। तत्वीय महारानी ने माइकल को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति दी। उसने उस पर भरोसा करने और उसे अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया, इस शर्त पर कि वह कित्सुन का सफाया कर देगा। उसके भीतर उमड़ रहा क्रोध और आक्रोश इतना तीव्र था कि माइकल ने क्षण भर के लिए उसके मन और शरीर पर नियंत्रण कर लिया। वह जानती थी कि माइकल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है और उसकी इच्छाओं को पूरा करने में अधिक सक्षम है। यदि वह एक पल के लिए भी हिचकिचाती या माइकल पर पर्याप्त भरोसा नहीं करती तो यह मिलन बलपूर्वक टूट जाता। हालांकि इस समय तत्व सम्राज्ञी ने माइकल पर अविश्वास करने के बारे में सोचा भी नहीं। उसकी एकमात्र इच्छा कि कित्सुन सरदार और उसकी प्रजा की मृत्यु हो जाए। माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस की मौलिक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उसकी मुख्य शक्ति अग्नि को छोड़कर अधिकांश शक्तियां शक्तिशाली नहीं थीं और तत्वों के बारे में उसकी समझ भी बहुत अच्छी नहीं थी। ये स्थिति धीरे धीरे बदल गई जब एलिमेंटल एम्प्रेस की चेतना के माध्यम से ज्ञान का एक अंश उसके मन में प्रवेश कर गया। ज्ञान के उस अंश ने माइकल को तत्वों के बारे में इतनी जानकारी प्रदान की कि वह उन्हें एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित कर सके। मौलिक महारानी का अनुभव उससे आगे मार्गदर्शन करेगा, जिससे उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा, मानो उसने महीनों पहले ही उन्हें अपने शरीर के भीतर प्रकट कर दिया हो। अचानक एलिमेंटल एम्प्रेस ने खुद पर एनहेंसमेंट का प्रयोग किया। धधकते कवच का सेट माइकल के चारों ओर और अधिक फैल गया और सिकुड़ गया, जिसे अपने आसपास घायल कित्सुन की ऊर्जा को तेजी से निकालने के लिए एक्सट्रैक्शन के सुनहरे धागों का उपयोग करना पड़ा। इसके बाद उसने दर्जनों धधकती तलवारें प्रकट की और उनकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाने के लिए उनमें प्रबलित तलवार ऊर्जा की एक परत जोड़ दी और फिर संवर्धन के माध्यम से उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया। संवर्धन के माध्यम से एलिमेंटल एम्प्रेस की अग्नि संबंधी शक्ति और उसका विस्फोट दोनों ही प्रबल हो गए। उसकी शक्ति का उत्पादन तेजी से बढ़ा और माइकल के सोलट्रेड्स और एलिमेंटल एम्प्रेस के तत्वों की संयुक्त शक्ति के मिलने से यह एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। माइकल द्वारा ऊर्जा के विस्फोट के साथ तलवारें छोड़ने से ठीक पहले धधकती तलवारों का तापमान बढ़ गया। हवा में सरसराती हुई धधकती तलवारों ने आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ा दिया और साथ ही परिवेशीय ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन भी किया। परिवेशीय ऊर्जा धीरे धीरे अग्नि युक्त ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसने परिवेश को पोषित किया। रूपांतरित होने के बाद यह मौलिक महारानी की ओर आकर्षित हुआ, जिसने स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उनके संयुक्त शरीर में अधिक ऊर्जा होने से माइकल और भी अधिक प्रज्वलित तलवारें बना सकता था, लेकिन बिना किसी योजना के मूर्खतापूर्ण ढंग से और अधिक प्रज्वलित तलवारें बनाने के बजाय माइकल ने अपनी सबसे शक्तिशाली और बहुमुखी शक्ति यानी ऊर्जा निष्कर्षण की शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने सैकड़ों धधकते भालों के साथ साथ सैकड़ों छोटे छोटे सुनहरे निष्कर्षण तंतुओं का निर्माण किया। उसने धधकते भालों को बढ़ाने के लिए संवर्धन या प्रबलित तलवारची का उपयोग नहीं किया।
इसके बजाय भालों का उपयोग केवल निष्कर्षण के सुनहरे तंतुओं को उनसे जोड़ने के लिए किया गया था। निष्कर्षण की लपटें आसानी से अग्नि भालों से जुड़ गईं और उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया गया। अग्नि भाले हवा में तेजी से उड़े, सबसे शक्तिशाली कित्सुन को पार करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों पर जोरदार प्रहार किया। अग्नि के भाले निशानेबाजों के कवच को भेदते हुए उनके शरीर में घुस गए, लेकिन उनमें से किसी की भी तुरंत मृत्यु नहीं हुई। निशानेबाज पीछे की ओर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन कोई भी मरा नहीं। उन्हें गंभीर चोटें आईं जिनसे अगले कुछ मिनटों में उनकी जान जा सकती थी। इसी बीच ऊर्जा सोखने वाली लताएं निशानेबाजों के शरीर में घुस गईं और उनकी सारी ऊर्जा चूस ली, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। माइकल ने उनकी बची हुई मूल ऊर्जा को धीरे धीरे लेकिन लगातार निकाला, जबकि उनकी जीवन शक्ति को अछूता रखा। उन्हें तब तक कुछ और समय तक जीवित रहना चाहिए जब तक कि उनका ऊर्जा भंडार पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। एक बार ऊर्जा समाप्त हो जाने पर उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। उनके पास केवल उनकी जीवन शक्ति ही बची थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि माइकल युद्ध के बीच में अपनी शक्ति न खोए। आखिरकार वह निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन द्वारा उनकी जीवन शक्ति को ग्रहण कर सकता था। माइकल ने जिन लक्ष्यों को निशाना बनाया था वे थे शेष्टीय एक समन्स, मामूली रूप से घायल गार्ड्स और अवेकेंड, और पीछे की ओर मौजूद कित्सुन। चून की पीछे मौजूद कित्सुन को सीने पर इतना जोरदार प्रहार होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब उन पर लाल नारंगी रंग की तेज रोशनी पड़ी तो वे चौंक गए। अचानक हुए इस प्रहार से वे बेखबर थे और जलन से जूझते रहे, क्योंकि उनका सीना भेद दिया गया था। मेरी सभी शक्तियां 30% से अधिक बढ़ गई हैं। यहां तक कि मेरे सोल ट्रेट्स भी अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमारे विलय के बाद एलिमेंटल एम्प्रेस की पौराणिक अग्नि भी अब बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है। क्या यह एलिमेंटल एम्प्रेस की शक्ति है, एक ऐसी सत्ता जिसे छद्म पौराणिक अस्तित्व माना जा सकता है? माइकल ने इससे पहले कभी इतनी शक्ति का अनुभव नहीं किया था। एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ जुड़ने से उसे वह शक्ति प्राप्त हुई जिसकी उसे तीव्र इच्छा थी, वह शक्ति जिसकी उसे कित्सुन से सीधे मुकाबले के लिए आवश्यकता थी। समन्स और अवेकेंड, जिन पर उसने एलिमेंटल एम्प्रेस की पौराणिक अग्नि से उत्पन्न भाले से हमला किया था, वे अपने पूरे शरीर में फैल रही जलन की अनुभूति से जूझने के अलावा कुछ नहीं कर सके, जो धीरे धीरे उन्हें जिंदा जला रही थी। इसी बीच ऊर्जा निष्कर्षण की लताएं उनकी ऊर्जा भंडारों को सोखती रहीं। ऊर्जा तेजी से कम होती गई, जिससे माइकल के लिए और अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसका शरीर ऊर्जा से लबालब भरा हुआ था। माइकल के भीतर ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ धधकते कवच का विस्तार भी होता रहा। ऐसा लग रहा था मानो ये धधकता कवच एक बाहरी ऊर्जा भंडार हो, जिसका उपयोग अधिकांश शत्रुओं को दूर रखने के लिए भी किया जा सकता था। आखिरकार ये कवच भी पौराणिक अग्नि से बना था। एलिमेंटल एम्प्रेस का पूरा शरीर पौराणिक अग्नि से बना था, जो अपने स्तर के सभी दुश्मनों को मात्र स्पर्श से जला सकती थी। माइकल के साथ मिलकर ये पौराणिक अग्नि निम्न स्तर 2 और उससे नीचे के सभी दुश्मनों को आसानी से जला देती थी। माइकल को बस ज्वालाओं को ऐसा करने का आदेश देना होता था, लेकिन माइकल ने ऐसा नहीं किया। उसे दूसरे स्तर के सम्मन की आवश्यकता थी। माइकल को बचे हुए दुश्मनों से निपटने के लिए उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति की जरूरत थी। हजारों कित्सुन मारे गए होंगे, लेकिन 10,000 से अधिक अभी भी मारे जाने बाकी थे। इसके अलावा माइकल को अभी भी तीसरे स्तर के सभी कित्सुन से निपटना था। कई शक्तिशाली जागृत भी बचे थे, और फिर तीसरे स्तर के वे जागृत भी थे जो सबसे निचले और निम्नतम रैंक से भी अधिक शक्तिशाली थे। वहां कुछ पीक टियर 3 अवेकेंड और एक पीक टियर 3 कित्सुन लॉर्ड से निपटना था। माइकल को उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता थी। किलिस्टीला कित्सुन धूर्त और कपटी थे, लेकिन माइकल ने उनकी मानसिकता के बारे में एक खास बात सीखी, वे दर्द से डरते थे। हालांकि उन्हें दूसरों को पीड़ा देना और उन्हें तड़पते देखना अच्छा लगता था, लेकिन किसी भी कित्सुन को खुद दर्द सहना पसंद नहीं था। वे घोर पाखंडी थे और चोट लगने की आशंका होते ही युद्ध की इच्छा तुरंत खो बैठते थे। उनकी मानसिकता और शारीरिक बनावट ने कित्सुन को सबसे खराब लड़ाकों में से एक बना दिया था। हालांकि उनकी उच्च प्रजनन क्षमता, 2 साल से भी कम समय में परिपक्व हो जाने की तीव्र क्षमता और इस तथ्य ने इस कमी को पूरा कर दिया कि वे व्यापारिक मानसिकता वाले थे और राक्षसों और अन्य जातियों को गुलाम बनाकर उनसे अपने लिए लड़वाने पर ध्यान केंद्रित करते थे। लेकिन माइकल को कित्सुन पर यही बढ़त हासिल थी। पास के पशु फार्म नष्ट हो चुके थे और युद्ध के लिए प्रशिक्षित गुलाम अब मर चुके थे। आखिरकार एलिमेंटल एम्प्रेस और उसके एलिमेंटल्स ही कित्सुन लॉर्ड की युद्धदासों के मामले में मुख्य ताकत थे। इसलिए अब केवल कित्सुन गार्ड्स और अवेकेंड ही बचे थे।
एलिमेंटल एम्प्रेस की सहायता से सैकड़ों अग्नि भाले उत्पन्न करते हुए माइकल ने उनमें ऊर्जा के तंतु जोड़ दिए और फिर उन्हें ऊर्जा के विस्फोट के साथ छोड़ दिया। अग्नि भाले हवा में उड़ते हुए लक्ष्य के स्टील कवच और सीने को भेदते हुए आगे बढ़े, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए लेकिन मरे नहीं। ऊर्जा निष्कर्षण की शाखाओं ने गंभीर रूप से घायल कित्सुन पर आक्रमण किया और माइकल के लिए उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इस अवशोषित ऊर्जा का उपयोग करके माइकल के पास तीसरे स्तर के रक्षकों और जागृत प्राणियों के आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। उसके सामने अब केवल 500 जागृत प्राणी और तीसरे स्तर के लगभग 200 लड़ाके ही बचे थे। समस्या सिर्फ ये थी कि तीसरी श्रेणी के सभी जागृत प्राणियों से निपटना आसान नहीं था, भले ही उनके पास कितनी भी ऊर्जा संचित क्यों न हो। एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ विलय होने के बाद उनकी युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से एक पौराणिक प्राणी के बराबर थी। उनके सोलर ट्रेड्स और एलिमेंटल एम्प्रेस की शक्तियों ने उन्हें अपने स्तर से ऊपर के शत्रुओं से बिना किसी खास कठिनाई के लड़ने में सक्षम बनाया। इसलिए उन्हें टियर 2 का पौराणिक लॉर्ड माना जा सकता है। कित्सुन की बात करें तो उनकी युद्ध क्षमता निम्न स्तर की थी। ये समान रैंक और स्तर के औसत जागृत योद्धाओं से भी कमजोर थी। आकाश में बिजली कड़की और जमीन से लाल रंग की जड़ें निकल आईं। ये लाल जड़ें माइकल के पैर के चारों ओर लिपट गईं, लेकिन जैसे ही वे उसके शरीर को कसकर ढके हुए जादुई अग्नि कवच के संपर्क में आईं, उनमें आग लग गई। फिर भी ये लाल जड़ें इतनी मजबूत थीं कि माइकल को एक पल के लिए रोके रखने में कामयाब रहीं। इतना समय बीत चुका था कि आकाश से बिजली की एक तेज कड़क नीचे आए और बेहद तेज गति से उसकी ओर बढ़ी। घटनाओं के क्रम को देखकर माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर सुनहरे रंग से चमक उठा और वह गायब हो गया। अत्यधिक ऊर्जा की खपत हुई, लेकिन माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस की स्थानिक क्षमता का उपयोग करके अंतरिक्ष में छलांग लगाई। स्थानिक क्षमता के बारे में उसकी समझ बहुत कम थी, लेकिन यह उसे हवा में 3 मीटर ऊपर ले जाने के लिए पर्याप्त थी। लाल जड़ों से बच निकलने के बाद उसने अपने शरीर पर 6 परतों का एनहेंसमेंट लगाकर अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाया और तुरंत अपने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। उसकी शारीरिक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी था। खुद पर एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करने से उसके शरीर पर काफी दबाव पड़ा। 1 या 2 परतों के एनहेंसमेंट से शायद इतना दबाव महसूस न हो, लेकिन माइकल के शरीर के लिए 6 परतें असहनीय थीं। अचानक बड़ी ताकत और फुर्ती के बावजूद उसका शरीर इसलिए नहीं फटा क्योंकि उसका परिष्कार का स्तर बहुत ऊंचा था। उसने अपने शरीर के परिष्कार पर जो भी मेहनत, प्रयास और पैसा खर्च किया था, वह सब सार्थक हो गया था। वह अपनी ताकत और फुर्ती को दूसरे स्तर के शिखर पर मौजूद किसी भी इंसान के बराबर बढ़ा सकता था। यह उसके आसपास के दुश्मनों से निपटने के लिए काफी था। आकाश से बिजली की तेज कड़कें बरसने लगीं, जमीन से लाल रंग की जड़ें निकलने लगीं और उस पर मानसिक हमले जोरदार ढंग से होने लगे। और मानो इतना ही काफी नहीं था, उसके सामने अवरोध और ढालें उभर आईं, मानो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही हो, और उस पर ऐसे मौलिक हमले होने लगे मानो कल का कोई अस्तित्व ही न हो। कुछ कित्सुन अवेकेंड में टियारा के सिल्वेरियन टाइगर जैसी ही रूपांतरण क्षमताएं थीं। माइकल ने एक अवेकेंड को अपने कमजोर शरीर को मिनोटॉर में बदलते हुए देखा, कम से कम कुछ हद तक। अवेकेंड की युद्ध क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई, लेकिन माइकल ने कित्सुन अवेकेंड को अपना रूपांतरण पूरा करने का मौका नहीं दिया। अपने रूपांतरण के बीच में ही माइकल ने 4 गुना उन्नत ची ब्लेज स्वॉर्ड से जागृत व्यक्ति की ओर हमला किया। ये हमला सीधे उसकी छाती को भेदते हुए उसके हृदय तक पहुंचा, जहां प्रचंड पौराणिक अग्नि ने अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को जलाकर राख कर दिया। अपने शरीर में प्रवाहित हो रही अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए माइकल ने अपने आसपास के युद्ध क्षेत्र को आसानी से नियंत्रित कर लिया। अपनी ईगल आइज और स्पिरिट गेज की शक्ति और उन्नत स्पिरिट डिस्टर्बेंस की मारक क्षमता का लाभ उठाते हुए माइकल टियर 3 गार्ड्स को अस्थायी रूप से कमजोर कर सकता था और फिर उन्हें उन्नत ची ब्लेज स्वॉर्ड से समाप्त कर सकता था। समय के साथ माइकल एलिमेंटल एम्प्रेस की शक्तियों का उपयोग करने में अधिक कुशल होता गया, लेकिन लड़ाइयां भी उतनी ही कठिन होती गईं। इसीलिए जब भी उसे मानसिक या शारीरिक थकान का हल्का सा भी एहसास होता, वह जीवित बचे लोगों की जीवन शक्ति को सोख लेता था, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें पूरी तरह से निचोड़ सके। फिर भी समय बीतने के साथ माइकल का ध्यान कमजोर होता गया और उसके सिर का दर्द बढ़ता गया। एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ जुड़ाव बनाए रखना और साथ ही उसके तत्वों और कई सोलर ट्रेड्स का अतिरंजित तरीके से उपयोग करना आसान नहीं था। निष्कर्षण की गतिविधियों में भले ही उनके ज्यादा ध्यान की जरूरत न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें बिना निगरानी के छोड़ दिया जाए। एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ जुड़ने से भी उसकी एकाग्रता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई, बल्कि इसका उल्टा हुआ।
उसके क्रोध और रोष ने माइकल का ध्यान युद्ध में मदद करने के बजाय कहीं अधिक भटका दिया। इस प्रकार युद्ध के मैदान में अगले कुछ घंटे जीवित रहने, अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से भरा रखने और अपनी सहनशक्ति को कभी खत्म न होने देने के लिए एक संघर्ष मात्र थे। जब तक वह जीवित था, वह अपने दुश्मनों को थका सकता था। एक बार मर जाने पर सब कुछ खत्म हो जाता, और माइकल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। जब माइकल अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ही घंटों में हजारों कित्सुन को मार गिरा रहा था, तब उसका युद्ध मंत्र लगातार सक्रिय था। पिछले कुछ घंटों में उसने जितने भी लोगों को मारा था, उन सब की ऊर्जा उसके युद्ध मंत्र में समाहित हो गई थी, जो इस ऊर्जा को जल्द से जल्द शुद्ध करने की कोशिश कर रहा था। माइकल का युद्ध मंत्र तेजी से शुद्ध हो रहा था, लेकिन सारी ऊर्जा और ऊर्जा के अंशों को आत्मसात करने में घंटों, बल्कि शायद दिन भी लग सकते थे। दुर्भाग्यवश माइकल के पास इतना समय नहीं था। वह पहले से ही अंतिम लड़ाई के बीच में था। उसका सामना तीसरे स्तर के 7 जागृत प्राणियों से हुआ, जिनमें से 2 तीसरे स्तर के शिखर पर थे। उनकी आत्मा की क्षमताएं माइकल के सामने कुछ भी नहीं थीं, लेकिन उनकी संख्या और शक्ति बहुत अधिक थी। ईगल आइज और स्पिरिट गेज का उपयोग करके उनके आक्रमण पैटर्न का विश्लेषण करते हुए माइकल एक रेंगते हुए सांप की तरह उनके बीच से निकल गया। वह बड़ी कुशलता से उनके हमलों से बचता रहा और साथ ही हमले का मौका भी तलाशता रहा। कुछ ब्लेज स्वॉर्ड्स प्रकट करके उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें छोड़ दिया। वाइवरन टूथ स्पीयर ने भी एक जीवन लेने के प्रयास में आगे बढ़कर हमला किया। दुर्भाग्यवश उसका स्पीयर अवरुद्ध हो गया, जबकि कई अवरोधों और ढालों ने ब्लेज स्वॉर्ड्स को रोक दिया। निम्न श्रेणी के तृतीय निम्न जागृत प्राणी के करीब पहुंचते हुए माइकल ने कित्सुन जाति के व्यक्तित्व लक्षणों के अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास किया। उसकी रणनीति लगभग कारगर साबित हुई। सर्वोच्च श्रेणी के तृतीय निम्न जागृत प्राणी ने पास में मौजूद माइकल के साथियों की परवाह किए बिना माइकल को निशाना बनाना जारी रखा। हमलों ने कमजोर श्रेणी के तृतीय कित्सुन प्राणियों को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन माइकल ने तुरंत 3 मीटर पीछे जाकर उन्हें घेर लिया। उसकी हथेली में एक उन्नत ची ब्लेज तलवार प्रकट हुई और वह फटकर सीधे कित्सुन की पीठ में जा लगी, जिसे अभी अभी उसके ही साथियों ने घायल किया था। माइकल ने कित्सुन को मार डाला और उसे ऊर्जा का एक और प्रवाह प्राप्त हुआ। हालांकि दुश्मनों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मृत कित्सुन की जगह तुरंत 2 और कित्सुन को ला दिया गया। धिक्कार है इस बकवास पर। क्या ये लोग एक एक करके मरने के लिए लाइन में नहीं लग सकते? माइकल ने 2 कित्सुन के आने पर दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। वे जागृत नहीं थे, बल्कि टियर 3 समन थे। दुर्भाग्य से इससे माइकल की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। माइकल का मूड सुधारने वाली एकमात्र चीज कित्सुन की गपशप थी। उनके वरिष्ठ अधिकारी युद्ध के मैदान में व्यस्त थे, इसलिए माइकल के साथ आमने सामने की लड़ाई में अभी तक उनका कोई दखल नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। माइकल को सिर्फ उनकी गपशप के विषय में दिलचस्पी थी। कित्सुन सरदार ने हमें जल्दी आने का आदेश दिया है। वेलर पहले ही सीमा चौकी को पार कर चुके हैं। अन्य सरदार भी यहां आ रहे हैं, उनमें से एक ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा। तभी दूसरे कित्सुन ने जोर से गुर्राया। हमें इस कमीने का जल्द से जल्द खात्मा करना होगा। हमारी बस्तियां गिरनी नहीं चाहिए, वरना हम हार जाएंगे। आखिरकार पड़ोसी लॉर्ड्स ने हरकत शुरू कर दी। आखिर उन्हें इतना समय क्यों लग गया? माइकल ने खुद से पूछा, इससे पहले कि उसका ध्यान वापस युद्ध पर केंद्रित हो जाए। उसने कुछ और टियर 3 गार्ड्स और कुछ 100 कमजोर कित्सुन को मारने के लिए आधे घंटे तक संघर्ष किया। इसी दौरान माइकल को भी कुछ चोटें आईं। एलिमेंटल एम्प्रेस के पौराणिक अग्नि कवच ने अधिकांश हमलों के प्रभाव को आसानी से झेल लिया, लेकिन हर हमले को रोका नहीं जा सका। कुछ हमलों की तीव्रता कम कर दी गई थी, लेकिन फिर भी वे उसकी त्वचा और मांस तक पहुंच गए। उसकी एक बांह बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गई थी, जिससे माइकल को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या हड्डियां सिर्फ चटक गई थी या अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई थीं। माइकल को बस इतना पता था कि कंधे से तेज दर्द उठने के कारण वह अपनी बांह को हिलाने में असमर्थ था। लेकिन चोट ज्यादा चिंताजनक नहीं थी, क्योंकि अंततः पड़ोसी लॉर्ड्स की सेनाएं पहुंच गईं। हत्यारे आ गए हैं, माइकल ने उपहास उड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर हो गई, लेकिन दूसरों की मेहनत का फल पाने की चाह रखने वालों के लिए यह सामान्य बात लगती है। बैकअप। दूसरे लॉर्ड्स द्वारा उसके शिकार को चुराए जाने का विचार माइकल को ठीक नहीं लगा, लेकिन वह मदद के लिए शिकायत करने के लिए बहुत थका हुआ था। कित्सुन लॉर्ड के खिलाफ अंतिम युद्ध के आखिरी चरण में मरने के बजाय वह किसी तरह की मदद स्वीकार करना बेहतर समझता था। उसका दाहिना हाथ बुरी तरह कुचल गया था और उसका सिरदर्द बढ़ता ही जा रहा था। यहां तक कि पहले घायल किए गए कित्सुन की जीवन शक्ति को अवशोषित करने से भी उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ।
जीवन शक्ति ने उसके सिरदर्द को थोड़ा कम किया, लेकिन मुख्य रूप से उसका ध्यान उसकी घायल बांह की देखभाल पर केंद्रित था। माइकल की दाहिनी बांह बेजान लटक रही थी। इस समय वह उसे हिला भी नहीं पा रहा था। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ उसका जुड़ाव टूटने की कगार पर था। उनकी संयुक्त अवस्था पर ध्यान केंद्रित करना उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा था, जिसका मुख्य कारण एक विशेष तथ्य था। माइकल शक्तिशाली टियर 3 कित्सुन की भीड़ में अंधाधुंध घुसने से थक रहा था और हिचकिचा रहा था, जबकि एलिमेंटल एम्प्रेस यथासंभव अधिक से अधिक कित्सुन को मारने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार थी। पहले उनकी सोच मिलती जुलती थी, लेकिन 6 घंटे की लड़ाई के दौरान माइकल का मन बदल गया। जैसे ही उसका दाहिना हाथ कुचला गया, माइकल समझ गया कि वह इस तरह लड़ नहीं सकता। उसे पता था कि अगर उसे और चोटें आए तो उसे पीछे हटना पड़ेगा। इसलिए जब उसने पड़ोसी लॉर्ड्स की सेनाओं के आगमन के बारे में सुना तो वह प्रसन्न हुआ। वह वेलिर लॉर्डेस और अन्य 2 लॉर्ड्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जो कुछ उसने जाना था उससे उसे यह पता चल गया था कि माइकल और तीनों लॉर्ड्स एक ही पक्ष में थे। वे सभी कित्सुन लॉर्ड से घृणा करते थे। लॉर्ड्स और उनकी प्रजा के बारे में उसकी जानकारी कित्सुन की स्मृति गोलों से प्राप्त हुई थी, जिन्हें माइकल ने युद्ध से पहले आत्मसात कर लिया था। आत्मसात की गई स्मृतियों के अंशों में वेलिर और कित्सुन के बीच हुए कुछ युद्धों की झलक मिलती थी, और उनसे पता चलता था कि वेलिर जाति कित्सुन जाति से कितनी घृणा करती थी। जब माइकल को पहली बार उन अंशों की याद आई, तो उसे लगा कि वेलिर उससे नफरत करते हैं, क्योंकि उसने जिन कित्सुन के स्मृति गोलों को आत्मसात किया था, उनसे उसे ये लगने लगा था कि कित्सुन की यादें उसकी हैं। ये बहुत भयानक था। सौभाग्य से वे उससे नहीं बल्कि कित्सुन लोगों से नफरत करते थे, जिनकी यादों को उसने आत्मसात कर लिया था। तीनों लॉर्ड्स द्वारा भेजी गई सेनाओं के बारे में सोचते सोचते माइकल का ध्यान भटक गया। ये सिर्फ एक चौथाई सेकंड के लिए था, लेकिन उसके सामने मौजूद जागृत योद्धा के लिए मौका देखकर तुरंत हमला करने के लिए ये काफी था। जमीन से लाल रंग की जड़ें निकलीं और उसे एक चौथाई सेकंड के लिए वहीं रोक दिया। उसके बाद एक धूसर गुंबद ने उसे और उसके चारों ओर 5 मीटर के दायरे में मौजूद सभी को घेर लिया। माइकल उस धूसर गुंबद में महारानी के तत्वों का उपयोग नहीं कर सका। उसे ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड के तत्वों तक उसकी पहुंच अचानक ही कट गई हो। कुछ सेकंड बाद वह धूसर गुंबद गायब हो जाएगा, लेकिन कित्सुन अवेकेंट के लिए माइकल के सामने प्रकट होने और अपनी तलवारें लहराने के लिए ये काफी समय था। माइकल ने अपनी ताकत को अस्थायी रूप से बढ़ाने के लिए अपने शरीर पर 7 परतों वाली शक्ति संवर्धन तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपने पैरों के चारों ओर लिपटी जड़ों को काटने के लिए एक ची तलवार का आह्वान किया। चूंकि माइकल इस समय किसी भी तत्व को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह ग्लेसिकल भी उत्पन्न नहीं कर सका। सौभाग्य से प्रबलित तलवार ऊर्जा को इस संदर्भ में तत्व नहीं माना जाता था। ईगल आइज और स्पिरिट गेज के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वे प्राकृतिक तत्व नहीं थे और ग्रे डोम में उनका उपयोग किया जा सकता था। माइकल ने ईगल आइज और स्पिरिट गेज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों की गतिविधियों को बारीकी से देखना जारी रखा। उसे पीछे धकेला गया, लेकिन तेजी से हो रहे हमलों से बचते हुए वह फिलहाल गंभीर चोटों से खुद को बचाने में कामयाब रहा। जैसे ही उसे कोई मौका मिला, वह डोम ऑफ एक्सट्रैक्शन को सक्रिय करने और जवाबी हमला शुरू करने के लिए अपनी रणनीति को थोड़ा और बेहतर करने ही वाला था कि तभी एक लाल चमक उसके पास से गुजरी। एक मधुर गूंज आसपास के वातावरण में फैल गई। तभी एक लाल रंग की तेज रोशनी हवा में कौंधी और पास ही मौजूद कित्सुन अवेकेन का सिर धड़ से अलग कर दिया। जागृत व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ जब उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। आसपास के वातावरण में गर्म खून का एक फव्वारा फूट पड़ा और वो एक लाल रंग की लंबी तलवार पकड़े हुए एक युवती पर जा गिरा। तुम कौन हो? माइकल ने अनजाने में ही पूछा, हालांकि उसे पहले से ही इस अनजान महिला के बारे में काफी हद तक अंदाजा था। वेलिर जाति की यादें उसके मन में अभी भी एकदम स्पष्ट थीं। महिला ने गहरी भौहों के साथ माइकल को घूरा। उसकी गहरे लाल रंग की आंखें माइकल की गहरी आंखों से मिली। मानो उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रुको, तुम वेलिर नहीं हो? उसने पूछा। माइकल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने उस अनजान महिला की ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। कुछ संकेतों को छोड़कर वह महिला देखने में बिल्कुल एक आम महिला जैसी लग रही थी। उसकी त्वचा लाल थी, जो उसके लाल स्टील के कवच से लगभग पूरी तरह मेल खाती थी। उसकी रीढ़ की हड्डी से एक काली मॉर्निंग स्टार पूंछ निकली हुई थी और उसके काले बालों की जगह धधकती हुई लपटें थीं। उसके माथे से 2 छोटे काले सींग और एक लंबा बैंगनी सींग निकला हुआ था, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था।
हालांकि सबसे प्रभावशाली चीज वे खूनी लाल चमड़े के पंख थे जिन्हें उस महिला ने गर्व से फैलाया था। क्या मैं आप लोगों में से एक जैसा दिखता हूं? माइकल ने कुछ देर महिला के रूप रंग का विश्लेषण करने के बाद पूछा। अब उस महिला ने कुछ सेकंड तक उसे ध्यान से देखा। धधकती लपटों ने माइकल के शरीर को घेर लिया था, लेकिन लपटों के नीचे की त्वचा लाल नहीं थी। उसके सींग भी नहीं थे, पंख तो दूर की बात है, न ही मॉर्निंग स्टार जैसी पूंछ। सच में नहीं, महिला ने जवाब दिया और माइकल को पीछे धकेलते हुए आसानी से एक टियर 3 अवेकेंट को काट डाला। उसकी चाल बेहद कुशल और देखने में मनमोहक थी। वह बिना किसी अनावश्यक हरकत के बड़ी सहजता से चलती थी। उसकी चाल देखकर माइकल सोचने लगा कि उसे अपने लिए उपयुक्त उच्च श्रेणी की युद्ध तकनीक कब मिलेगी। जब तक ये दुष्ट भला कला नहीं है, मुझे अच्छी गुणवत्ता की किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं होगी, माइकल ने सोचा और फिर उसने एक उन्नत तलवार प्रकट की जो उस अज्ञात महिला के पास से तेजी से गुजर गई। द्वितीय श्रेणी के 3 पहरेदारों के सिर फट गए, जिससे उस अज्ञात महिला का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने ईर्ष्या भरी निगाहों से माइकल की ओर देखा। लगता है अजनबी, तुम्हारे पास एक अच्छा सोलर ट्रेट है, उस महिला ने ईर्ष्या को छुपाने की कोशिश भी न करते हुए कहा। हम दोनों एक ही कमीने पर हमला कर रहे हैं, तो क्यों न हम थोड़ी देर साथ मिलकर लड़ें। माइकल ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन वह उस अनजान महिला के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ नहीं था। वह पहले से ही काफी थका हुआ था। इस युवती जैसी शक्तिशाली महिला के साथ हाथ मिलाना कोई बुरा विचार नहीं लग रहा था। मेरा नाम माइकल है। आप तीनों पड़ोसी क्षेत्रों में से किसी एक के निवासी होंगे। लगता है आपको मेरा संदेश मिल गया है, माइकल ने हल्के स्वर में कहा और साथ ही साथ उन्नत तलवारें बनाकर अपने आसपास के दुश्मनों पर फेंकना जारी रखा। क्या वह तुम थी? दिलचस्प, महिला ने सोचा। उसे इस बात पर शर्म आ रही थी कि वह पहले यह बात क्यों नहीं समझ पाए। मैं ज़िरा हूं, वेलेर लॉडेस की बेटी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन फिलहाल गपशप बंद करते हैं। ये क्रूर और घृणित लोग हमारी बातचीत खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, माइकल ने अपने अक्षुण्ण हाथ से उनके सामने खड़े पीक टियर 3 अवेकेंट की ओर इशारा करते हुए कहा। धूसर गुंबद छंट गया, जिससे माइकल को एक बार फिर मौलिक महारानी की शक्तियों का उपयोग करने का अवसर मिला। इस बार इन शक्तियों का उपयोग करने में बहुत अधिक दर्द हुआ, लेकिन माइकल ने महारानी के साथ अपने संयुक्त स्वरूप को कुछ और समय तक बनाए रखने की कोशिश की। अब जब अतिरिक्त सैनिक आ गए हैं, तो हम सबको मारने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। थोड़ा शांत हो जाओ और मेरे निर्देशों का पालन करो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम बच जाएं और कित्सुन लॉर्ड को मार डालें। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपनी शक्ति पर विश्वास करो। माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस से बात करने और उन्हें थोड़ा प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन यह उतना कारगर नहीं रहा जितना उसने सोचा था। उसके सिर का तेज दर्द थोड़ा कम हुआ और एम्प्रेस की शक्तियों का दोबारा इस्तेमाल करना थोड़ा आसान हो गया, लेकिन एम्प्रेस का धैर्य अब टूटने ही वाला था। उन्हें जल्दी करनी थी, अन्यथा सम्मिलित अवस्था में मौलिक महारानी तबाही मचा देगी और माइकल को नहीं पता था कि तब उसके साथ क्या होगा। मुझे तुम्हारा सोचने का तरीका पसंद आया, माइकल। चलो उन घिनौने कमीनों को मार गिराते हैं। ज़िरा ने उत्साह से भरी आवाज में ताली बजाई। वह दुश्मनों की ओर मुड़ी और अपनी मुद्रा बदल ली। ज़िरा की कलाकृतियों पर लगे सभी जादुई तत्व सक्रिय होते ही चमकने लगे। अगले ही पल वह तेजी से आगे बढ़ी और एक पल में ही बदल गई। उसके कदम फुर्तीले और बेहद तेज थे। चलते हुए वह जमीन पर आग की लकीरें छोड़ती गई और अपने विरोधियों को चीरती हुई आगे बढ़ती गई, अपने ऊपर सक्रिय और छोड़े गए सोलिट्रेट्स की परवाह किए बिना। ज़िरा की लाल त्वचा पर एक हल्की सी झिलमिलाहट छाई हुई थी। यह उसके पूरे शरीर पर फैली हुई थी, लेकिन माइकल शुरू में ये ठीक से नहीं बता सका कि वह झिलमिलाहट क्या कर रही थी। कुछ सेकंड तक उसे देखने के बाद ही उसे समझ आया कि वह क्या कर रही थी। उसकी सोलिट्रेट आने वाले हमलों के एक हिस्से को अवशोषित करके उसे ऊर्जा में बदल देती है। ये बहुत अच्छा है, सिवाय इसके कि रूपांतरण दर बहुत खराब है। क्या ये 2 स्टार सोलिट्रेट है? नहीं, यह शायद 1 स्टार सोलिट्रेट है। माइकल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ज़िरा अपने सोलिट्रेट पर इतना ध्यान क्यों देती थी। वह युद्ध में अपने सोलिट्रेट का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। सोलिट्रेट का इस्तेमाल करके दुश्मनों के हमलों के बीच कूदना उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर उससे चोटें तो लग ही रही थीं और बदले में उसे बहुत कम ऊर्जा वापस मिल रही थी। माइकल को पूरा यकीन था कि उसकी सोलिट्रेट को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा की खपत उस पर होने वाले हमलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक थी। उसे सिर्फ चोटें और ऊर्जा की कमी ही मिली। उसके प्रदर्शन को देखते हुए ज़िरा को तो अपनी सोलिट्रेट का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था।
हालांकि जब माइकल ने उसे अपनी सोलट्रेड का इस्तेमाल करते हुए बेताब होकर लड़ते देखा और जब उसने उन्नत तलवार का इस्तेमाल किया था तब उसकी आंखों में दिख रही ईर्ष्या को याद किया, तो उसे कुछ एहसास हुआ। आपकी जन्मजात प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, आत्मा के गुण ही आपकी युद्ध क्षमता का मूल आधार है। कुछ लोग अनूठी तकनीकों और अथक प्रयासों के बल पर शक्तिशाली बन गए, ताकि वे वास्तव में शक्तिशाली लोगों से पीछे न रह जाएं। हालांकि उनकी नियति में उत्कृष्ट आत्मा गुणों वाले लोगों से आगे निकलना असंभव था। निम्न श्रेणी के आत्मा गुण को जागृत करना और वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों से नीचे रहना ही उनका भाग्य था। लेकिन क्या होगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास भाग्य बदलने की शक्ति हो? कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आत्मा की विशेषताओं को प्रदान करने और मजबूत करने की शक्ति हो? किस्मत ने जिन मेहनती साहसी लोगों को त्याग दिया है, उनकी अपनी सेना बनाना। ये सुनने में बुरा नहीं लगता। पड़ोसी लॉर्ड्स की मदद पहुंचने के बाद माइकल ने अपने ध्यान के कुछ अंशों का उपयोग उन लोगों के शवों को सहेजने के लिए करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने और उसके लोगों ने मार डाला था। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि दूसरे सरदार और उनकी सेनाएं कितनी मित्रवत होंगी और क्या वे उसे उसका हक छीनने देंगे। इसलिए माइकल उन शवों को तब सुरक्षित रख लेता था जब वो उन लोगों के शवों में जड़ जमा चुकी निष्कर्षण की शाखाओं को वापस खींच लेता था जिन्हें उसने पहले मारा था। ज़ेरा के साथ दुश्मनों की कतारों के बीच से रास्ता बनाते हुए वह मीका के नकली पैतृक तीरों से मारे गए गार्डों और जागृत लोगों के शवों को भी सुरक्षित स्थान पर रख सका। माइकल ने युद्ध क्षेत्र को साफ करने में मदद की, जिससे ज़ेरा और अन्य वेलेर को कित्सुन से लड़ने के लिए अधिक जगह मिल गई। वेलेर लॉर्ड्स की सेना में केवल 1000 से कुछ अधिक ब्लेज वॉरियर्स और अवेकिन थे, लेकिन उनमें से लगभग सभी या तो दूसरे स्तर के शिखर पर थे या पहले से ही तीसरे स्तर पर थे। उनकी युद्ध क्षमता कित्सुन से कई गुना अधिक थी, जिससे उन्हें एक साथ 5 कित्सुन से लड़ने की शक्ति प्राप्त थी। ज़ेरा की बात करें तो उसकी युद्ध क्षमता और भी अधिक थी। उसे एक एलिट माना जा सकता था क्योंकि उसकी युद्ध क्षमता औसत से ऊपर थी, भले ही उसकी सोलट्रेट एक उपयोगी उपकरण से अधिक बोझ थी। ज़ेरा की युद्ध शैली को देखकर स्पष्ट हो गया कि माइकल अपनी सोलट्रेट्स पर बहुत अधिक निर्भर था। यदि वह मार्शल आर्ट की उचित तकनीक और गति की तकनीक सीख लेता तो वह कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता था। यदि वह इन तकनीकों को उच्च स्तर तक सीख लेता तो सोलट्रेट्स के उपयोग से उनकी शक्ति को बढ़ाया जा सकता था। इससे उसकी युद्ध क्षमता में और भी अधिक वृद्धि होती। कित्सुन लॉर्ड कहाँ है? ज़ेरा ने जोर से पूछा। उसकी बड़बड़ाती आवाज उसके पीछे की पंक्तियों में गूंज उठी। वेलेर लॉर्ड्स की सेना ने ज़ेरा को पकड़ लिया था और उन्होंने हिंसक रूप से लड़ाई लड़ी, जिसमें उन्होंने अद्वितीय गति तकनीकों का उपयोग किया जो अपनी गति को बढ़ाने के लिए आग की लकीरें छोड़ती थीं। वेलेर में से किसी ने भी ज़ेरा को जवाब नहीं दिया। वे अपने सामने मौजूद कित्सुन से निपटने में व्यस्त थे। अन्य 2 पड़ोसी लॉर्ड्स की सेनाएं भी यही कर रही थीं। हालांकि उन्होंने कित्सुन लॉर्ड को घेरने के लिए अलग अलग दिशाओं से हमला किया। माइकल महारानी की स्थानिक क्षमता का उपयोग करके कुछ कित्सुन अवेकिन के पीछे जाकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि वेलेर उन्हें विचलित कर रहे थे। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हुआ कि पड़ोसी लॉर्ड्स ने किसी उपकरण का उपयोग करके सभी स्थानिक उतार चढ़ावों को अवरुद्ध कर दिया ताकि कित्सुन लॉर्ड भाग न सके। इसलिए माइकल को अग्रिम मोर्चे के पास ही रहना पड़ा, जहां से वह उन्नत ब्लेज तलवारें बनाकर अपनी नजर में आने वाले सभी जागृत प्राणियों को मार डालता था। फिर वह जागृत प्राणियों के शवों में बची हुई ऊर्जा का उपयोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए करता था। वेलेर जनजाति, जो जागृत आत्माओं से लड़ रही थी और माइकल ने उनकी नाक के नीचे से ही उनका शिकार छीन लिया था, माइकल को घूर घूर कर देखते रह गए। वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि उनके स्वामी की पुत्री उस अजनबी का सम्मान करती थी। लेकिन ज़ेरा के प्रति सम्मान ही एकमात्र कारण नहीं था कि वेलेर ने माइकल का सम्मान करने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध में शामिल होते समय लाशों के ढेर देखे थे और माइकल के हमलों की अपार शक्ति का अनुभव किया था। भले ही उनमें से कुछ 1-2 हमलों को रोकने में सक्षम थे, लेकिन वे इस उपलब्धि पर गर्व नहीं करते। आखिरकार ये स्पष्ट था कि माइकल द्वितीय श्रेणी के मध्य स्तर के लगभग बराबर ही था। वहीं जो लोग माइकल के हमले को रोक सकते थे वे सभी तृतीय श्रेणी के थे। हरो की केंद्र में है। वह इस समय जिनुर की सेनाओं का सफाया कर रहा है। मुझे लगता है उन्हें जिनुर कहा जाता था, माइकल ने कहा। उसकी आंखें सुनहरी चांदी चमक रही थीं। माइकल कित्सुन लॉर्ड को मारना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अब जब तीनों पड़ोसी लॉर्ड्स की मदद आ चुकी थी, तो माइकल थोड़ा आराम से आगे बढ़ सकता था। वह 6 घंटे से 20,000 से अधिक कित्सुन से लड़ रहा था और उनमें से हजारों को मार गिरा चुका था। इसलिए उसने थोड़ा धीमा होने का फैसला किया और नए आए सैनिकों को भी कुछ मेहनत करने का मौका दिया।
जल्दबाजी करने के बजाय माइकल ने एक चोर की तरह काम करते हुए सभी अवेकेंड को किसी और के मारने से पहले ही मार डाला। सभी जागृत प्राणियों को मारना कित्सुन लॉर्ड की अंतिम सेनाओं के बीच जल्दबाजी में लड़कर केवल कित्सुन लॉर्ड को मारने के संघर्ष से कहीं अधिक दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है। हारोकी को पड़ोसी लॉर्ड्स की सेनाओं के खिलाफ लड़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है और माइकल द्वारा अंतिम प्रहार करने से पहले ही वह थक सकता है। जिनोर मारे जा रहे हैं। ये बेवकूफ, क्या वे भूल गए हैं कि कित्सुन लॉर्ड का सोलर ट्रेट उनके खिलाफ बेहद कारगर है? जिरा ने गुस्से में बड़बड़ाया। उसने जमीन पर लात मारी और खुद को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह छलांग के उच्चतम बिंदु पर पहुंची, जिरा ने कित्सुन लॉर्ड और जेनूर की सेनाओं का पता लगाने के लिए चारों ओर देखा, और उसे युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर उन्हें देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। जेनूर लॉर्ड की सेना मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सब कुछ एक विशाल बादल से ढका हुआ था, वही बादल जिसने कित्सुन जाति के निचले शरीर का निर्माण किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि वह विशाल काला बादल बहुत विशाल था। इस काले बादल ने जेनूर लॉर्ड की अधिकांश सेनाओं को घेर लिया और कित्सुन लॉर्ड की इच्छा के अनुसार फैलता चला गया। इसने आसपास की ऑक्सीजन और मूल ऊर्जा को सोख लिया, जिससे सोलर ट्रेट्स धुएं के अंदर फंसे होने पर सांस लेने की क्षमता का उपयोग बाधित हो गया, और अंदर फंसे लोगों के लिए काले बादल के धुंध में 3 मीटर से अधिक दूर देखना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। कित्सुन लॉर्ड का सटीक स्थान पता लगाना बेहद मुश्किल था और समय उनके दुश्मनों के पक्ष में नहीं था, लेकिन वे कम से कम उनके स्थान का अंदाजा तो लगा सकते थे। कित्सुन लॉर्ड निश्चित रूप से उस विशाल काले बादल के बीचों बीच कहीं थे। आखिरकार वे बादल को ऊर्जा और ऑक्सीजन वापस छोड़ने का आदेश दे सकते थे ताकि उनकी ऊर्जा का भंडार भरा रहे और ऑक्सीजन का स्तर आरामदायक बना रहे। हमें उसे समय रहते मारना होगा। अगर हम उसे अपना क्लाउड डोमेन बढ़ाते रहने देंगे तो हम उसे इस बार भी नहीं मार पाएंगे। जिरा चिल्लाए, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। माइकल ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह पास में मौजूद दूसरे वेलिर की बातें सुनने लगा, जो मन ही मन बुदबुदा रहा था, क्या हम कभी इस राक्षस को मार पाएंगे? इससे पहले कि हम उसे रोक पाएं, उसका क्लाउड डोमेन कितने साथियों को मार डालेगा? पहले ही बहुत से लोग मर चुके हैं। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर क्षितिज पर फैलते काले बादल को देखकर वेलिर मानो मध्य जीवन संकट से गुजर रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, और यही हाल अन्य वेलिरों का भी था। बादल के फैलाव को इतनी तेजी से देखकर उनका लड़ने का जज्बा और मनोबल बुरी तरह गिर गया। पहले तो माइकल थोड़ा उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काले बादल को लेकर सब लोग इतने चिंतित क्यों हैं। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि काला बादल, कित्सुन लॉर्ड का बादल क्षेत्र, माइकल के अलावा अन्य लोगों के लिए भी एक भयावह मुद्दा था। अगर समय रहते कित्सुन लॉर्ड को ढूंढकर मारा न जा सके तो काला बादल सबको धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दम घोंट देगा। और अगर कित्सुन लॉर्ड मिल भी जाए तो भी आसपास की ऊर्जा से रहित किसी भी वस्तु को प्रकट करना असंभव होगा। काला बादल प्रकट की गई वस्तु की ऊर्जा को कित्सुन लॉर्ड के विरुद्ध उपयोग किए जाने से पहले ही निगल जाएगा। फिर भी कित्सुन स्वामी अपनी इच्छा से काले बादल को नियंत्रित कर सकता था। वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसका सामना कभी ऐसे शत्रु से नहीं हुआ था जो उसके बादल क्षेत्र को नष्ट कर सके। यह अतीत और वर्तमान में उसे धमकाने वाले शत्रुओं की विशाल सेना के विरुद्ध एक आदर्श हथियार था। क्लाउड डोमेन ही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से कित्सुन लॉर्ड इतनी तेजी से अपने क्षेत्र का विस्तार कर सका, और यही कारण था कि युद्ध कौशल के मामले में उसके अधीनस्थ और जागृत योद्धाओं के निम्न स्तर पर होने के बावजूद उसे कभी पराजित नहीं किया गया था। युद्ध कौशल के मामले में सामान्य या कुलीन श्रेणी की नस्लें भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकीं। यही उनकी शक्ति का वास्तविक स्वरूप था, वह शक्ति जो केवल कित्सुन स्वामी के पास थी। अगर तुम मुझे कित्सुन लॉर्ड का शव और युद्ध के मैदान में मेरे द्वारा मारे गए सभी लोगों के शव देने का वादा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, माइकल ने एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ अपना सम्मेलन समाप्त करते हुए कहा। कई घंटों तक एक दूसरे से जुड़े रहने के बाद असहनीय सिरदर्द हो रहा था, इसलिए माइकल और एलिमेंटल एम्प्रेस ने इसे समाप्त करने का फैसला किया। धीरे धीरे मिथिकल फायर आर्मर सेट उसके शरीर से अलग हो गया। उसके सामने ही वह वापस एलिमेंटल एम्प्रेस के रूप में परिवर्तित हो गया। माइकल के अग्नि आवरण के स्वयं को रूपांतरित करके मौलिक महारानी में परिवर्तित होते देख जिरा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह मौलिक महारानी और उस अज्ञात स्वामी के मूल स्वरूप को पूरी तरह से भूल गई, जिसने 3 दिन पहले ही कित्सुन स्वामी के क्षेत्र में घुसपैठ की थी। एलिमेंटल एम्प्रेस थक चुकी थी और उसका सिर माइकल के कंधे पर झुक गया, जहां उसने कुछ देर तक सहारा लेने का फैसला किया।
माइकल भी एलिमेंटल एम्प्रेस की तरह ही थका हुआ था, लेकिन वह अभी आराम नहीं कर सकता था। उसे आगे बढ़ना ही था, भले ही ये थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। उसकी लाश। मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ को उसकी लाश की परवाह है। जब तक हम तुम्हारी मदद से कित्सुन लॉर्ड को मार गिराते हैं, तब तक हम तुम्हें मारे गए कित्सुन के शव भी दे सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जिनूर या लेप्रिक्स को कित्सुन के शवों की परवाह है, बशर्ते हारो की एक दयनीय मौत मरे। ज़ेरा ने आंखें घुमाईं। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि कित्सुन लॉर्ड की मृत्यु कुछ घिनौने कित्सुन शवों से 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण थी। वेलेर को उनकी कोई जरूरत नहीं थी। उनका एकमात्र उपयोग उनकी मृत्यु थी। दुर्भाग्य से क्लाउड डोमेन को पार करना इतना आसान नहीं था, चाहे कित्सुन जाति की युद्ध क्षमता कितनी भी कमजोर क्यों न हो। लेकिन ज़ेरा की उसे बहस करते देखने की उम्मीदों के विपरीत माइकल के चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान आ गई। ये सौदा पक्का है। बाद में मुझे निराश मत करना, माइकल ने कहा, और उसने एक्सट्रैक्शन की लताओं से आक्रमण किए गए हर कित्सुन की ऊर्जा को सोख लिया। एक पल में ही माइकल का शरीर ऊर्जा से भर गया। फिर उन्होंने एक्सट्रैक्शन पर एनहांसमेंट को कई बार लागू किया। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक मौका दूंगा। इसे अच्छे से भुना लेना, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत थक चुका हूं। अन्यथा अंत में उसी की मृत्यु हो जाएगी।